गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 10 की सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। हमारे शरीर में जो पाचक ग्रंथियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, और वो किस किस जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में भोजन के रूप में हम लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, तो वो किस किस का पाचन करती हैं। तो आज आप लोगों को यही बताया जाएगा कि पाचक ग्रंथियां जो हैं कौन कौन सी हैं। पाचक ग्रंथि, तो पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। पहला है लार ग्रंथि। स्लेवरी ग्लैंड। दूसरा है अमाशय। अमाशय या जठर ग्रंथि। स्टोमच और गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक तीसरा है यकृत। लिवर। चौथा है पित्ताशय। गॉल ब्लैडर। पांचवा है आंत्रिय ग्रंथियां। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो पाचक ग्रंथियां जो होती हैं 5 प्रकार की पाई जा रही हैं। पहला लार ग्रंथि, दूसरा अमाशय ग्रंथि, तीसरा है यकृत और चौथा है पित्ताशय और लास्ट है आंत्रिय ग्रंथियां, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। स्लेवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले आपको इन पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले आप लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे कि लार ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में पाचन में किस प्रकार सहायता करती है। लार ग्रंथियां जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक है कर्णपल्लव, कर्णपूर्ण ग्रंथि। दूसरी है अधोवन ग्रंथि। तो लार ग्रंथियां क्या होती, इसमें से क्या क्या निकलता है, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। इसमें से जो लार ग्रंथियां होते हैं इसमें से कुछ एंजाइम का ये
सिक्रीशन करती हैं। तो लाल ग्रंथियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, कर्णपूर्व ग्रंथियां और अधोहन ग्रंथियां। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? कर्णपूर्व ग्रंथियां और अधोहन ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती हैं? तो कर्णपूर्व जो ग्रंथियां होती हैं, दोनों जो जबड़े होते हैं वहां पे पास में पाए जाते हैं, और अधोहन जो ग्रंथियां होती हैं जबड़ों के नीचे पाई जाती हैं, कहा जाए तो टंग के नीचे पाई जाती हैं ये ग्रंथियां, और इनसे एंजाइम का सिक्रीशन होता है। यही एंजाइम जो होते हैं, जो हमारा भोजन होते हैं उसे लसलसा बनाते हैं। लार ही हमारे भोजन को बनाता है लसलसा, जो ओसोफेगस को नली के द्वारा स्टोमच में भेजता है। तो यहाँ पे एंजाइम होते हैं, एंजाइम का क्या कार्य होता है, और लार कहाँ पे निकल रहा है? माउथ में निकल रहा है। तो माउथ में लार निकलने से आपको बताया गया था कल तीसरे पार्ट में कि मुंह में, जो आपके मुंह में होता है, कहा जाए या तो मंड का डाइजेशन होता है या तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल रूप मंड होता है। आपके शरीर में मंड के रूप में जो ऊर्जा होती है वो उपस्थित रहती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और एंजाइम रहते हैं। अब एंजाइम का क्या कार्य होता है? एंजाइम जो होते हैं, अगर हमारे शरीर में एंजाइम का सिक्रीशन ना हो तो क्या होगा? एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा तो आपने जितना भी भोजन का डाइट किया है वो भोजन आपके शरीर में उसी प्रकार रह जाएगा, उसका पाचन नहीं होगा। चाहे 1 महीना पड़ा रहे, चाहे 10 महीने तक पड़ा रहेगा आपके पेट में भोजन, लेकिन अगर एंजाइम्स नहीं सिक्रीट होंगी तो उसका पाचन नहीं होगा। और जो लार होता है हमारे शरीर में पर डे, प्रतिदिन 1 से 5, 1 लीटर से 1.5 लीटर स्रावित होता है। डेली जो हमारे अंदर लार सिक्रीट होता है 1 लीटर से 1.5 लीटर तक सिक्रीट होता है। अगर यही ना सिक्रीट हो तो हमारे भोजन का पाचन नहीं होगा। इसके बाद आपको बताना है दूसरा, अमाशयी या जठर ग्रंथि। दूसरा है अमाशयी या जठर ग्रंथि। तो जठर, इसे गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का ये क्या करती है? सिक्रीशन करती हैं। और जठर रस जो होता है ये सिक्रीशन करता है। ये 3 प्रकार की इसमें जो अमाशयी या जठर ग्रंथियां होती है, इसे आप स्टोमच का पार्ट है ना, अमाशय को ही तो स्टोमच कहते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। कार्डियक, फंडिक या इसे फंडस भी कहते हैं, फंडस भी आप कह सकते हैं, और पाइलोरिक। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। तो आपको देखना है कि अमाशय से क्या होगा? जठर रस का सिक्रीशन होगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा, और इसी में HCl का भी सिक्रीशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी सिक्रीशन होता है। तो जो अमाशय होता है किस आकृति का होता है? यही तो अमाशय है, कल आपने फिगर में देखा था। तो इसके 3 पार्ट होते थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होते थे। तो तीनों में जब भोजन आता है ग्रास नली से होते हुए, सबसे पहले किस पार्ट में पहुंच रहा है? फंडिक में कार्डियक में पहुंचता है। यहाँ पे ये आहार नली से जो भोजन आता है पहले इसी पार्ट में आता है, और इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता। भोजन आएगा इसमें, लेकिन इसमें भोजन का पाचन नहीं होगा। दूसरा आता है फंडिक, या अमाशय का क्या है? इसे मध्य भाग कह सकते हैं ना, बीच में दोनों के है तो इसे मध्य भाग कहते हैं। यह मध्य भाग होता है, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन होता है, रेनिन होती है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं और अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो इसमें भोजन क्या होगा, पाचन नहीं होगा, अम्लीय माध्यम में ये क्या हो जाएगा भोजन। अभी तक सिर्फ उसमें एंजाइम उपस्थित थे, एंजाइम से आया आहार नाम से होता हुआ कहाँ पे आया, अमाशय में आया। अमाशय के 3 पार्ट थे, पहला कार्डियक था, दूसरा फंडिक था, तीसरा पाइलोरिक था। कार्डियक में गया, कार्डियक में भोजन का पाचन नहीं हुआ। इसके बाद वो फंडस में गया या फंडिक में गया, फंडिक में गया, उसमें रेनिन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हुए, मिक्स हो गए, सिक्रीट हुआ जब, तो इसमें मिक्स हुए। इसके बाद कहाँ जा रहा है, पाइलोरिक में जा रहा है। पाइलोरिक में HCl की दीवार से क्या करेगा, यहाँ पे जब भोजन चला आएगा तो अगर HCl इतना ज़्यादा अम्लीय होता है, अगर वो आपके फेस पे डाल दिया जाए, चेहरे पर डाल दिया जाए, तो आपका चेहरा झुलस जाएगा। लेकिन आपके पेट में रहता है, अमाशय में रह रहा है, तो आपके अमाशय में कोई फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, आपके लिए लाभ ही पहुंचा रहा है। आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना रहा है, अम्लीय बनाने के बाद क्या कर रहा है, उसका धीरे धीरे कुछ एंजाइमों के साथ मिलकर उसका पाचन कर रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, HCl से अमाशय की दीवार जो होती है, ये जो इसका दीवार है, इसकी सुरक्षा करते हैं कि इसके कारण ये नष्ट ना हो नहीं पाए। और इसका जो pH होता है HCl का 1.5 से 2.1 या उससे ज़्यादा ही कम ही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से जो ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो आपका जो भोजन का पाचन हो रहा है, आपके भोजन का, वो बहुत धीरे धीरे होगा। अगर 4 से 5 घंटे में आपके अमाशय में भोजन रुक रहा है तो इससे अधिक देर तक रुकेगा और यहाँ पे पाचन होगा। इसके बाद आता है लीवर। यकृत, तो लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कहा जाता है, बड़ी ग्रंथि है। इसका भार 1500 ग्राम होता है, इसका भार जो होता है 1500 ग्राम होता है। हर एक इंसान में होता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है किसी में। जितने भी व्यक्ति होंगे उनमें 1500 ग्राम का यकृत पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। और ये क्या करेगी, पित्त रस का स्रावण करती है। या आप इसे बाइल जूस भी कह सकते हैं, बाइल, ये जूस का भी सिक्रीशन करती है। चाहे आप इसे पित्त रस कहो या तो बाइल जूस कहो, ये इंग्लिश में बाइल जूस कहा जाएगा और हिंदी में पित्त रस का सिक्रीशन करती है। और ये क्या करती है, पित्ताशय में एकत्र होती है, इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते और ये पाचन में कोई भी सहायता नहीं करता है। इसमें यकृत रस होता है लेकिन एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं, लेकिन ये पाचन में कोई भी सहायता नहीं करेगा। लीवर का पाचन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये पाचन में सहायता नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पे दे दिया है कि ये पाचन ग्रंथियों में से एक है। इसके बाद इसमें कई पार्ट्स आते हैं, जैसे पित्त रस का ये श्रावण करेगी। हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसमें। हिपैरिन का कार्य होता है जो आपके शरीर में ब्लड होता है उसको जमने से बचाता है। हिपैरिन जो होता है ब्लड को क्लॉटिंग करने से बचाता है। अगर हिपैरिन नामक पदार्थ ब्लड में ना पाया जाए तो हमारा जो ब्लड होगा वो नसों में या शरीर में बह नहीं पाएगा, वो एक जगह थक्का बन के जम जाएगा। और जब जम जाएगा तो ना ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा, और ना जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका परिवहन करेगा। हिपैरिन का यही कार्य होता है। और ग्लाइकोजन का ये संचय करते हैं। जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप ग्लाइकोजन बनता है।
उसमें अल्फा कण और बीटा पाए जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, ग्लाइकोजन का सिक्रीशन करेंगे। यकृत में अल्फा पार्टिकल्स पाए जाते हैं और बीटा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और यही क्या करते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करते हैं। लास्ट है वसा में, यकृत जो होता है वसा का भी संश्लेषण करता है। हमारे शरीर में जो वसा बना रहता है क्या करेगा, इसका संश्लेषण करेगा ये, और संश्लेषण करके इसको दूसरे रूप में परिवर्तित करके जो हमारे ऊतक होंगे, टिश्यूज होंगे, जिनको आवश्यकता पड़ेगी ऊर्जा, फैट, जैसे फैट का एब्जॉर्प्शन कब शरीर करता है, जब आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया होता है, तो वहां पे आपको भूख लगती है, और भूख लगती है, आपको खाना मिला नहीं, जो आपके शरीर में फैट इकट्ठा हुआ रहेगा वही क्या करेगा, ये लीवर उसे संचित करेगा जहां जहां पे ऊतक की आवश्यकता होगी। आप थोड़ी देर के लिए हंग्री महसूस करते हैं, भूखा महसूस करते हैं, लेकिन उसी के 10-15 मिनट बाद आपको भूख नहीं लगती। तो जो भूख नहीं लगती, आपके शरीर में जो वसा इकट्ठा हुआ रहता है, वही वसा आपके पूरे शरीर में संचित होती है और आपके शरीर को एनर्जी मिलती रहती है, इसीलिए आपको भूख का दोबारा से एहसास नहीं होता। लेकिन अगर वही वसा आपके शरीर में ना इकट्ठा हुआ रहे तो क्या होगा, आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आप बिना भोजन के नहीं चल सकते। इसके बाद आता है पित्ताशय, चौथा है पित्ताशय, जिसे गाल ब्लैडर कहा जाता है। तो जो पित्ताशय होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये यकृत के नीचे पाया जाता है। आपको फिगर में जब कल बताया गया था, तो उसमें बताया गया था कि गाल ब्लैडर कहाँ पे स्थित है, पित्ताशय के नीचे ही स्थित था गाल ब्लैडर। तो ये क्या करता है, ये थैलीनुमा होता है इसकी संरचना, और ये क्या करेगी, पित्ताशय इसका नाम है, तो ये पित्त रस का श्रावण करेगी, सिक्रीशन करेगी। इसका सिर्फ पित्ताशय का जो काम होता है, सिर्फ पित्त रस का ये श्रावण करती है। इसके बाद आपको पढ़ना है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपको पढ़ना है। तो पैंक्रियाज का क्या कार्य होता है, इसे आप पैंक्रियाज या अग्नाशय भी कह सकते हैं। ये यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, फिर उसके बाद जो हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं अग्नाशय, उसके बाद बड़ी ग्रंथि है। तो ये 12 से 15 सेंट इसकी लंबाई जो होती है, लेंथ 12 से 15 सेंटीमीटर की लंबी होती है। इसकी लंबाई जो होती है 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, और ये जे आकार की होती है। अग्नाशय जो होता है पैंक्रियाज, वो जे आकार का होता है। और ये शेषनाग, जिसे छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत, ये छोटी आंत के कहाँ पे रहती, बीच में। अगर देखा जाए तो जो स्टमच होता है, स्टमच और छोटी आंत के ये बीच में होती है, और इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय जो होता है, इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, और ये जे आकार की होती है, और इसे क्या कहेंगे, इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं या मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। बाह्यस्रावी से क्या करेगा, अग्नाशय है तो अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करेगा।
ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी होने के कारण इसे मिक्स ग्लैंड कहा गया है। जो बाह्यस्रावी ग्लैंड होगी वो क्या करेगी, अग्नाशयी रस का स्रावण करेगी, जो क्या करता है भोजन के पाचन में हेल्प करेगा। और जो अंतःस्रावी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। बाह्यस्रावी अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करेगी, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगी, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। इसके बाद आता है आंत्रिय रस, लास्ट है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आंत्रिय ग्रंथि में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आएंगे। तो ये क्या करेगा, छोटी आंत क्या करता है, श्लेष्म युक्त पदार्थ का सिक्रीशन करता है, श्लेष्म युक्त का स्रावन करता है। श्लेष्म युक्त पदार्थ जो होता है इसका क्या कार्य होता है, ये भोजन को लसलसा बनाता है। जैसे अगर देखा जाए जो हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन है, नाक है। तो नाक में भी श्लेष्म का सिक्रीशन होता है, कुछ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्म का सिक्रीशन करेंगे। और श्लेष्म का कार्य क्या होता है, जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करेगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये श्लेष्म का सिक्रीशन करेगा किस लिए, भोजन को लसलसा बनाने के लिए। अगर भोजन लुगदी के रूप में रहेगा तभी तो आसानी से पच सकता है, नहीं तो नहीं पचेगा। और ये ग्रंथि जो होती है लिवर कुंड, लिवर कुंड एक ग्रंथि होती है जहाँ की दरारों पर ये उपस्थित होता। आंतरीय ग्रंथि जो होती है लिवर कुंड एक ग्रंथि है जो उसकी क्लोम्स दरारें होती हैं इस प्रकार, वही दरारों पर ये उपस्थित होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इनमें रसों का प्रमुख रूप से श्लेष्म तथा प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, जैसे फैट का हुआ और कुछ श्लेष्म का हुआ, वहाँ पे ये सब पाचन होता है। सबसे ज़्यादा पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहने के लिए उसका नाम छोटा है, स्मॉल है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। और सबसे कम पाचन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो बहुत कम बचा हुआ भोजन रहता है उसमें से सारे न्यूट्रिएंट निकल चुके रहते हैं, तो वहाँ पे उसका क्या करेगा, वो थोड़ा सा जल एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कुछ एसिड नहीं, कुछ लोग ड्रग्स करते हैं ना, नशा करते हैं, तो जो थोड़े नशीले पदार्थ रहेंगे उसका वो सिक्रीशन करेगा। बस वहाँ पे जल का अवशोषण होगा, और जल का अवशोषण करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट रेक्टम आता है। रेक्टम के थ्रू वो क्या करेगा, अमोनिया बना रहता है, अमोनिया को भेज देगा वो एनस में, और एनस के थ्रू वो निकल जाएगा शरीर से बाहर, ये कार्य होता है। तो आपको बताया गया कि पाचन ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती हैं, इनका क्या कार्य होता है, ये कहाँ कहाँ पे पाचन क्या क्या करती है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब आपको बताना है मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन किन किन विधियों के द्वारा होता है, ये टॉपिक आपको कल बताई जाएगी।